Am I audible and visible? ठीक है। ओके, इंडिया म्यांमार हो गया। ओके, आर्मी वुमेन इन कमांडिंग रोल्स, राइट। कितने लोगों को ये वाली न्यूज पता है? ठीक है। ओके, सो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है? सुप्रीम कोर्ट ने अब इंडियन आर्मी में, राइट, जो शॉर्ट सर्विस कमीशन था उसकी जगह परमानेंट कमीशन जो है, राइट, उसमें फीमेल्स की लीडरशिप जो है उसको एक्सेप्ट कर ली। Right, I guess this year 2019-20 was I guess one of the major year for defense reforms. चाहे हमारे CDS हो, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हो, चाहे वुमेन इन कमांडिंग रोल हो, चाहे इंडियन आर्मी का टेक्निकल एनहांसमेंट हो, आर्मी का, नेवी का, एयरफोर्स का, एंड ऑल दोस थिंग्स। ठीक है। नाउ व्हाट वाज हैपनिंग 2010 का जो पर्टिकुलर हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट था उस टाइम पे, और उसके पहले से बात क्या हो रही थी वो कुछ अलग थी। जो कॉम्बैट का रोल है नेवी, एयरफोर्स, आर्मी में विमेंस का, उसका, एंड जो क्या कहते हैं कमांडिंग एंड जो लीडिंग वाला रोल है, उन दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस जो थे उसकी बात कंटिन्यू चलती रही। जैसे लोगों का मानना था कि फीमेल्स को वॉर फील्ड में, बैटल फील्ड में भेजना थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है, बिकॉज अगर एथिक्स से नहीं लड़ा गया तो फीमेल्स कैन सफर लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स। नंबर 2, जो हाइजीन का, जो पर्सनल मेंटेनेंस का इशू है वो, अपार्ट फ्रॉम दैट लीडरशिप जो है वो, द एग्रेशन। अच्छा, बहुत ही साइकोलॉजिकल फैक्ट प्रेजेंट किए गए थे एक तरफ से कि जो जो एग्रेशन ऑफ मैन है, राइट, ड्यूरिंग बैटल फील्ड, ड्यूरिंग वॉर फील्ड, वो जो है वो फीमेल कंसर्न शायद डील नहीं कर पाए, इसलिए कमांडिंग रोल्स में नहीं जाना चाहिए एंड ऑल दोस थिंग, ये वो ऐसा वैसा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला सब कुछ ऐसा गलत है, women can be part of commanding officer just equally, just like their male counterparts or male commanding officer। इसलिए जो शॉर्ट्स कमीशन थे किसके लिए, वुमेन्स के लिए, अब उसे परमानेंट कमीशन में वो किया गया। एंड इंडियन आर्मी का जो भी पर्टिकुलर डिफरेंट विंग्स हैं, पैरामिलिट्री हो, मिलिट्री हो, डिफेंस फोर्सेस हो, जिसमें आप अलग अलग चीजें देख सकते हो, इन सब में विमेन इक्वल कमांडिंग पोजीशन में जा सकती हैं इन देयर रिस्पेक्टिव यूनिट। समझ में आया? Am I audible, visible? No? समझ में आया ना? So this is what they were seeing। पहले के टाइम पे जो शॉर्ट सर्विस कमीशन था किसके लिए, विमेंस के लिए, वो अलाउ था। ऐसा शॉर्ट सर्विस कमीशन में यार बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता, बहुत ज्यादा वो लीडरशिप वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है वो नहीं मिल पाता। परमानेंट कमीशन का जब पार्ट बनते हैं तो लंबे टाइम तक इंडियन आर्मी को सर्व कर सकते हैं, एंड दैट इज व्हाई जो कमांडिंग रोल्स है वहां तक प्रमोशन जो है वो पॉसिबल होता है। तो अब वो परमानेंट कमीशन जो है वो अवेलेबल है किसके लिए, फीमेल्स के लिए। इट इज अ हिस्टोरिकल जजमेंट फ्रॉम बीइंग माय साइड, राइट, जहां पे जो इंडिया का फेमिनिस्ट मूवमेंट है उसको बहुत अच्छे से सपोर्ट मिलेगा। एनीवन, व्हाट इज फेमिनिज्म? अच्छा, कितने फेमिनिस्ट हैं अपनी क्लास में? Okay, Pratha, I'm impressed with the answer. जल्दी जल्दी जल्दी।
ठीक है, मैं ओपरा विनफ्रे को कोट करता हूँ, शायद उन्होंने सबसे अच्छी डेफिनेशन दी थी फेमिनिज्म की। हाउ मेनी ऑफ यू नो ओपरा विनफ्रे? Protanos, Madhurshi, very good. आकांक्षा नहीं बेटा, सिंगर नहीं, शी इज टीवी पर्सनालिटी, एक्चुअली एंकर हैं वो। बहुत ही क्रिटिकल कहानी उनकी, तुम्हें मजे की बात बता देता हूँ, राइट? व्हेन शी वाज 9, राइट, 9 ईयर ओल्ड, उनके साथ पहली बार सेक्सुअल हरासमेंट एंड रेप हुआ था। एट द एज ऑफ 14 शी गॉट प्रेग्नेंट, बट उनकी बॉडी केपेबल नहीं थी, द बेबी डाइड। एंड लेटर ऑन उन्होंने जितने मतलब उनके स्पीचेस पढ़ने पे समझ में आता, उन्होंने बोला आई वाज हैविंग all the darkness possible in my life, but also the tiniest light can be seen very clearly in the dark. So I followed that light, and it was a long path, and as I was walking toward that light, that tiny light, it started getting bigger, 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 and at the end I found that one small light can kill all the darkness. You are just supposed to follow that light. Sometimes the path is long, we did not supposed to give up. उन्होंने अपने आप को बनाया, अपने आप को एस्टैब्लिश किया, अपने आप को और ज्यादा केपेबल बनाया, और एट द एंड शी बिकम्स द फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन बिलियनियर। इंस्पायरिंग स्टोरी, नो? आई मीन ये वो पर्टिकुलर लेडी हैं जिनको बराक ओबामा से लेके बहुत बड़े बड़े पर्सनालिटी इंक्लूडिंग मी बहुत इज्जत करता हूँ, राइट? Okay, so उन्होंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया था, when it is feminism, it's like equality to all, male, female, homosexual, bisexual, transgender, animal rights, हर चीज के लिए equal part होता है। उनका कहना है कि male and female are not actually equal, they are of different identity and we must accept each other, right? But we must provide equal opportunities and equal responsibility to both of them. राइट? उन्होंने राइट से ज्यादा किस चीज पे ध्यान दिया? इक्वल अपॉर्चुनिटी पे और इक्वल अथॉरिटी पे, इक्वल क्या कहना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी पे उन्होंने बोला। एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन्होंने एग्जैक्टली यही चीज की कि अब अथॉरिटी एंड पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों में इन्वॉल्व करने का काम किसको किया? परमानेंट कमीशन के थ्रू वुमेन कमांडिंग ऑफिसर्स को। क्लियर हुआ? समझ में आया क्या? ओके, जरा फैक्ट फाइल में जाते हैं। Okay, Avanti has a good diet. Why the name feminism? Right. ये एक मूवमेंट था, मैं तुम्हें बता दूं, राइट, जिसमें विमेंस को और ज्यादा सोशल पर्टिकुलर जो क्या कहने चाहिए अथॉरिटीज है उस पर स्टार्ट किया गया था। बट अगर मैं कुछ बहुत लॉजिकल फेमिनिस्ट लोगों की बात करूं, फॉर एग्जांपल ह्यू हेफनर को देखा है आपने, सुना है, नाम सुना उनका? राइट, ह्यू हेफनर, नो? आई गेस 70s के टाइम पे, I'm skipping the name actually of that lady. उन्होंने ह्यू हेफनर का टीवी इंटरव्यू लिया था, नहीं टीवी इंटरव्यू नहीं हुआ था, वो एक डिबेट शो में ह्यू हेफनर को काउंटर किया था, और उन्होंने फिर उस टाइम पे बताया था कि एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग इन दिस अर्थ, राइट, they are having male and female character, right? Females plays a very strong supporting role to their family, right, which need physical strength and mental strength, जिसको इस ये सोसाइटी मेल क्या बताती है, कैरेक्टरिस्टिक बताती है। On the other half, with a strong physique, a strong physical appearance, males are also having emotions for their loved one, kids, their wife, their girlfriends, their family members. That is a feminine character, right? So हम क्यों उस चीज को सप्रेस करें? हम उन दोनों चीजों के लिए, उन्होंने दोनों चीजों के लिए सोशल कल्चर की हिपोक्रेसी के लिए बात की थी कि हम मेल्स को वो इमोशनल पार्ट क्यों सप्रेस करने देते हैं, हमें उसको भी वो करना चाहिए, एंड फीमेल्स का जो स्ट्रेंथन पार्ट है उसको भी क्या करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। एंड दैट इज हाउ द मूवमेंट फेमिनिज्म स्टार्टेड। इंडिया में भी माइथोलॉजी में जो शिवा है, राइट,
वो जो है वो अर्धांग रूप में होते हैं, जिसमें आधे में सती होती है शक्ति और आधे में शिवा होते हैं. दैट एक्चुअली डिनोट्स कि ये दोनों कैरेक्टर हर एक उसमें होते हैं. राइट, समझ में आया क्या? राइट, हाँ, ये जरूरी है. हर हर महादेव का मतलब ये होता है कि सब में महादेव है. एंड शिवा इज रिप्रेजेंटेड एज आदि शिवा द फर्स्ट मैन. हम शिव की ही संतान है. तो जब शिव में दोनों कैरेक्टर होते हैं, दैट मीन्स हमारे उसमें भी होते हैं. तो दैट इज व्हाट इक्वालिटी, इक्वल अथॉरिटी, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ठीक है, राइट. फैक्ट फाइल में आते हैं. जजमेंट में शॉर्ट सर्विस कमीशन, परमानेंट सर्विस कमीशन, दोनों चीजें क्लियर रखना. देयर आर सर्टेन लीडर्स, कोई डायरेक्टर, सॉरी, कोई लेफ्टिनेंट जनरल है, कोई अलग अलग है जो फीमेल्स के उसमें बनी है. राइट, इन सब के नाम प्रॉपर वो कर लेना. आई प्रोवाइड यू अ पैसेज जिसमें ये सारी चीजें आएंगी, इसमें सारे फैक्ट्स भी लिखे हुए हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो शायद तुम्हें ऑथेंटिकली ना मिल पाए. लेट्स मूव टू नेक्स्ट. गुजरात डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट. Anyone, what is actually disturbed area? Anyone? चलो, जो भी आप बता रहे हैं वो सब इसका पार्ट है. मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ. 1986, राइट. जो गुजरात था वहां पे कुछ डिफरेंट चीजें जो हैं, डिफरेंट क्या कहना चाहिए, नई ऐसी एक्टिविटीज स्टार्ट हुई. जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज. ओके, सो 1980s, एक्चुअली 84 के बाद से ही, जब से इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था, उसके बाद से गुजरात राजस्थान का बॉर्डर थोड़ा सा ज्यादा डिस्टर्ब हुआ. 1984 से लेके 1992-93, दिस वाज द पीक इयर्स ऑफ अंडरवर्ल्ड इन मुंबई एंड अदर पार्ट ऑफ कंट्री. एंड टू सप्लाई दैट अमाउंट ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनेशन, पाकिस्तान बॉर्डर जो है राजस्थान गुजरात का, वहां से बहुत सारा आर्म्स एंड एम्यूनेशन जो है वो स्मगलिंग के थ्रू लाया जाता था इंडिया में. राइट, एंड फिर डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट डिफरेंट माफियाज को पहुंचाया जाता था. ठीक. तो 1984 के आसपास जब ये चीजें, अच्छा, स्टार्टिंग हाजी मस्तान के टाइम से हुई थी. हाजी मस्तान के बाद दाऊद इब्राहिम आए. दाऊद इब्राहिम आया. दाऊद इब्राहिम के बाद मनिया सुरवे आया. सो वो जो क्लैशेस थे माफियाज के बीच में बढ़ रहे थे. दैट्स व्हाई एवरी गैंग वांटेड अ सुप्रीम वेपन. और पाकिस्तान इस चीज के लिए बहुत अच्छा था. पाकिस्तान तो चाहता था कि इंडिया में डिस्टर्बेंस रहे, तो वहां से स्मगलिंग होती थी. 1986 में फर्स्ट टाइम गुजरात में डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट लाया गया. राइट, और सीधे तौर पे ये बात रखी गई कि जो कंट्रोल है ओवर डिस्ट्रिक्ट, राइट, वो कलेक्टर के पास जाएगा टू इंश्योर communal harmony, right? To ensure the business is going proper, to ensure there is no illegal smuggling activities going, right? Just to make sure कि जो violence है, जो gang wars है, उसके numbers को कम किया जा सके. राइट, और 84 से वो खालिस्तान मूवमेंट तो सप्रेस हो चुका था, बट कई लोग सपोर्टर थे, तो वो अलग अलग एरियाज में से डिस्टर्बिंग वो करते थे. ठीक. अब जब अपन इसको देखते हैं तो 1991 में, राइट, एक डिस्टर्ब एरिया एक्ट का एक अमेंडमेंट होता है. राइट, और उस अमेंडमेंट में जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है वो भी ऐड किए जाते हैं. जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, द एक्ट इज आल्सो नोन एज द गुजरात प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इनमूवेबल प्रॉपर्टी एंड प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ टेनेंट्स फ्रॉम एविक्शन फ्रॉम द प्रेमाइसेस इन डिस्टर्ब्ड एरिया. राइट, ये 1991 में क्या हुआ, अमेंड हो गया है. फिलहाल के टाइम पे जो आनंद डिस्ट्रिक्ट है खंभात रीजन का,
राइट। उस रीजन पे ये डिस्टर्ब एरिया एक्ट लगाया गया। उसके पहले ये डिस्टर्ब एरिया एक्ट और भी पर्टिकुलर टाउन्स में लगाया जा चुका है। नाउ आनंद डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर मिल्क प्रोडक्शन एंड जो वो इलीगल स्मगलिंग फेयर प्राइस ना मिलने का जो केस है वो स्टार्ट हुई थी। सो गुजरात गवर्नमेंट ने कलेक्टर की पर्टिकुलर उससे क्या कहना चाहिए हेल्प से वहां पे डिस्टर्ब एरिया एक्ट लगा के वहां के फाइनेंशियल पर्टिकुलर जो सिस्टम है उसको वापस स्टेब्लिश करने का काम चालू किया है। राइट। एक चीज ध्यान रखना, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कुछ लोगों ने ये चीज वो किया था, AFSPA and Disturb Area Act, these are two different aspects. When it is AFSPA, the full form is Armed Force Special Powers Act. राइट। ये आर्म्ड फोर्सेस को स्पेशल पावर दे देती है। स्पेशल पावर में ये होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ डाउट यू कैन अरेस्ट समवन, यू कैन इंटेरोगेट समवन, एंड इफ यू आर हैविंग स्ट्रॉन्ग लिंक्स एंड स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस कि ये बंदा कल ही बम फोड़ सकता है, तो यू इवन कैन हैव एनकाउंटर। राइट। एंड डिस्टर्ब एरिया एक्ट इज समथिंग जिसमें बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट आते हैं, बट जो अथॉरिटी है पुलिस की या आर्म्ड फोर्सेस में, उसमें पावर्स में कोई इंक्रीमेंट नहीं होता। क्लियर हो रहा है? दैट एरिया डिस्टर्ब्ड एरिया डिस्क्राइब कर दिया जाता है और उसके बाद वहां पे गश्त बढ़ा दी जाती है, वहां पे चीजों को रोकने के लिए धर दबक की जाती है, बट दैट ऑल विद द जुडिशियल नॉर्मल जुडिशियल प्रोसेस। राइट। उसमें आफ्सपा जैसे स्पेशल पावर का काम नहीं होता, जैसा कि मेरे को एक आंसर मिला। राइट। अच्छा, डिस्टर्ब एरिया कम्युनल इश्यूज में भी किया जा सकता है, फाइनेंशियल इश्यूज में भी किया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोई बहुत ज्यादा डिफरेंट टाइप की ऐसी एक्टिविटी हुई जिसको हम नहीं समझ पाए, राइट, तो वो जो चीज है वो अलग हो जाती है, उसमें भी डिस्टर्ब एरिया एक्ट आता है। नाउ अवंती हैज अ क्वेश्चन, इफ इज आफ्सपा इज अ फेयर एक्ट। बेटा वकील होने वाले हो तुम लोग, खुद समझो, मैं तुम्हें मेरा रिसर्च बता देता हूँ। आफ्सपा 7 सिस्टर्स में लगा है, नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में लगा है, जम्मू कश्मीर में लगा है। राइट। मैं जम्मू कश्मीर भी ऑलमोस्ट लंबा रह के आ चुका हूँ, मतलब 2-1 महीने अलग अलग विजिट्स में। राइट। एंड नॉर्थ ईस्ट भी मैं ऑलमोस्ट इतना ही घूमा हुआ हूँ। एंड आई हैव माई ट्रैवलिंग स्टाइल जिसमें मुझे लग्जरी नहीं चाहिए होती है। मैं लोकल ट्रांसपोर्ट, लोकल जगहों पे चाय नाश्ता करना पसंद करता हूँ जिससे लोग एंड कल्चर समझ में आए। नॉर्थ ईस्ट is, I guess, most educated geographical region of India, right? And logically educated. Northeast are having least number of cases of domestic violence, dowry, and other thing, right? The society is well developed. कि कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई लड़की, गर्ल इज अ सिंगल चाइल्ड ऑफ पेरेंट ना, तो लड़का शादी करने के बाद लड़की के घर में रहता है जिससे वो मम्मी पापा जो लड़की के उसकी देखभाल कर सके। Right? They are very logical to the society. On the other half, Jammu Kashmir is not having that level of logical education. Right? और मैंने इन दोनों में आफ्सपा के एक्सेप्टेंस जो है उस पर थोड़ा बहुत अपना रिसर्च किया है। आफ्सपा इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो एजुकेटेड है, राइट, वेल एजुकेटेड है, वहां पे एक्सेप्टेड है, बट जम्मू कश्मीर में उसी चीज का विरोध होता है, अपोज होता है, पत्थर फेंके जाते हैं, दूसरी चीजें होती है। राइट। Can you tell me the name of that famous lady who has the longest fight against AFSPA? Hunger strike, 14-15 years of hunger strike. Yes, Pratha, she's from Manipur. The Iron Lady of India. Good, good, good. कुछ बच्चे बहुत अच्छे हैं। इरोम शर्मिला, नाम सुना इनका? इरोम शर्मिला। Now, ये वो लेडी हैं जिन्होंने हंगर स्ट्राइक स्टार्ट की थी आफ्सपा के अगेंस्ट। देयर वाज दिस केस जिसमें ऐसा बोला जाता है कि 4 मणिपुरी जो महिलाएं हैं उनको आर्म्ड फोर्सेस ने क्या किया, आफ्सपा के अंडर अरेस्ट किया एंड उनका सेक्सुअल हरासमेंट, रेप किया। ठीक है। और जब आप क्लोजली उस रिपोर्ट को देखते हो ना, तो जो रिपोर्ट एफआईआर जो है वो डाली गई थी उसमें ये लिखा गया था कि आर्म्ड फोर्सेस लुक अलाइक ड्रेस, मतलब ये था कि आर्म्ड फोर्सेस की ड्रेस में लोगों ने उनको अरेस्ट करके ये किया। That wasn't direct for armed forces, but against AFSPA, she started a hunger strike which lasted for 15 years. Again, उनको लिक्विड फूड जबरदस्ती दिया जा रहा था, ऐसा नहीं था कि वो बिना खाए 15 साल रह रही थी, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। एंड जब उन्हें ऐसा लगा कि हंगर स्ट्राइक से काम नहीं हो पा रहा है, तब उन्होंने डिसाइड किया पॉलिटिक्स में आने की।
लास्ट जो इलेक्शन थे लेजिस्लेटिव असेंबली के, वहां उन्होंने अपने साथ 3 और कैंडिडेट अपनी पार्टी के उतारे थे। एंड लेजिस्लेटिव असेंबली में जो इलेक्शन हुए, अगर आफ्सपा के अगेंस्ट सोसाइटी होती, नॉर्थ ईस्टर्न सोसाइटी, तो डेफिनेटली इरोम शर्मिला एंड उनके जो साथी कैंडिडेट थे वो जीत जाते। यस और नो? यस और नो? But what happened? They didn't come first, second, or third. All of them, including Irom Sharmila, comes last in that election. सबकी जमानत जब्त हो गई. Irom Sharmila herself got, I guess, 53 votes. Right? मैं तुम्हें बेसिक चीज बता दूं. जो नॉर्थ ईस्टर्न कम्युनिटी है ना, वो आफ्सपा को इसलिए एक्सेप्ट करती है कि आफ्सपा के कारण सोशल सिक्योरिटी बढ़ जाती है। जो छोटी छोटी घटनाएं होती ना, चोरी सकारी, मारपीट की, इसकी उसकी, वो वहां पे नहीं होती। सेकंड, मेजोरिटी ट्राइबल रीजन है वो, और वहां पे ट्राइबल कस्टम कई बार डोमिनेट करता है, तो आफ्सपा के कारण वो नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैंने तुम्हें बताया था नागास का, नागा कल्चर जो है वो बहुत ऑर्थोडॉक्स है, वो किसी और की सुनते नहीं है, राइट? तो इस चक्कर में वो सोशली एक्सेप्टेड है। ऑन द अदर हाफ जम्मू कश्मीर, जिनका एजुकेशन लेवल इतना खास नहीं, इतना अच्छा नहीं है, वो आफ्सपा को इस तरीके से देखते हैं कि वो उनके अगेंस्ट लाया गया है, राइट? तो मैं आफ्सपा को इस तरीके से देखता हूं कि दैट इज फॉर सोशल सिक्योरिटी, राइट? और अगर आप एजुकेटेड हो तो आप समझते हो कि आपके राइट्स जो हैं वो वहां पे कम नहीं हो। इफ यू आर इन्वॉल्व इनटू एनी एंटी नेशनल एक्टिविटी, that clearly means कि you are not part of that Indian Constitution जो आपको ऐसे राइट्स देता है, क्योंकि आप उस बुक का आप क्या कर रहे हो, अपोज कर रहे हो, आप उस बुक से चीटिंग कर रहे हो। सो ये मेरा रिसर्च है, मेरी बात मत मानना, आप जाके खुद पढ़ाई करो, खुद रिसर्च करो, मैं हमेशा ये कहता हूँ। बट जो मैंने समझा, मैंने वहां लोकल लोगों से बात की, तो दे आर हैप्पी विद आफ्सपा। इन कश्मीर दे आर नॉट हैप्पी विद आफ्सपा, क्योंकि उनको लगता है कि इससे उनको गुलाम बना के रखा गया, ये उनके अगेंस्ट है। Clear, Avanti? Everybody clear with AFSPA? Akansha, there is a need of AFSPA in northeastern states, right? मैं बता देता हूँ. Have you seen that movie Uri? I guess सभी ने देखी है उरी, right? उरी में जो पहली सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, वो याद है किसी को? राइट, जिसमें वो डायलॉग बोलता है विकी कौशल की, सर नॉर्थ ईस्ट के सारे आतंकवादी एक ही जगह हैं, इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा, अभी के भी निपटा देते हैं, काम हो जाएगा। याद है? राइट? तो या नॉर्थ ईस्टर्न कम्युनिटी, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इज ऑल्सो हैविंग मिलिटेंट प्रॉब्लम। जो अटैक करते हैं, अटैक करने के बाद म्यांमार बॉर्डर में चले जाते हैं, बिकॉज बॉर्डर इज नॉट प्रॉपर्ली सील्ड। मैंने तुम्हें बताया कि हम बहुत फ्रेंडली रिलेशन वो करते हैं। तो जो फर्स्ट सर्जिकल स्ट्राइक है वो एक्चुअली उरी के पहले जो है ना, वो कहाँ होती थी? म्यांमार में हुई थी। म्यांमार बॉर्डर में बाकायदे म्यांमार की गवर्नमेंट को बताने के बाद घुस के हमने वहां पे धूम मचाया था, राइट? और देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नक्सलाइट एंड मिलिटेंट्स, ध्यान रखना है चीज, राइट? कभी बात करेंगे जब इंडिया के सोशल कल्चर में आएंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे अपन, इंडिया के सोशल ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे, ठीक है? एनी डाउट्स? आकांक्षा बेटा, डाउट क्लियर है तुम्हारा? ठीक है, चलो। सो डिस्टर्ब एरिया क्लियर है, कब आया, किस नई डिस्ट्रिक्ट पे लगा, टोटल डिस्ट्रिक्ट क्या क्या है, किस प्रोविजन एक्ट में आया, ये सारी चीजें क्लियर रखना। G20 मीटिंग सऊदी अरेबिया, राइट? देखिए, ये इसका बताने की जरूरत है क्या? अच्छा, G20 में याद रखना, जिस भी जगह पे मीटिंग होती है, प्रेसिडेंसी उसी कंट्री के पास होती है ना? जैसे अभी सऊदी अरेबिया रियाद में हुई, तो जो प्रेसिडेंट होगा वो सऊदी अरेबियन लीडर होगा, ठीक? ओके। दूसरा, ये फोरम है डिस्कशन के लिए, अपन G20 में पहले भी बात कर चुके हैं। थीम जरूर याद रखना, ये थीम क्या है, राइट? एंड थीम वाज रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। ये वो मीटिंग थी जो सेंट्रल बैंकर्स की हुई थी, राइट? जो मिनिस्टर्स हैं एंड जो जैसे आरबीआई है, आरबीआई के जो गवर्नर हैं, उन्होंने इसका पार्ट बने थे वो, राइट? एंड सऊदी अरेबिया बिकम्स द फर्स्ट अरब नेशन टू होल्ड द G20 प्रेसिडेंसी। ये जितने भी सिंपल फैक्ट्स तुम्हें दिख रहे हैं वो तुम्हारे पास फैक्ट फाइल में होने चाहिए।
समिट्स के बारे में बहुत बातें की हैं कि इस समिट में, हर समिट में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। लोकेशन, राइट, लोकेशन के बाद प्रेसिडेंसी, ये लीडर जो है, थीम, थीम के अलावा जो इनिशिएटिव्स हैं, और अगर कुछ ऐसा हुआ जैसे इसमें लिखा है द फर्स्ट अरब नेशन, तो अगर ऐसा कुछ है तो ऑल ऑफ दीज आर पार्ट ऑफ योर फैक्ट फाइल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ये बहुत ज्यादा क्या कहना चाहिए हाईलाइटेड न्यूज नहीं थी, बट मेरे को ऐसा लगा कि शायद अगर क्लाइट वाले थोड़ी बहुत भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते होंगे तो वो इससे मिस नहीं करेंगे। इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस 2020, मुझे बताओ कौन ऑर्गेनाइज कराता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, राइट। ओके, सो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फरवरी एंडिंग में 21 टू 23 क्या कराया, नेशनल इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी, जिसकी स्पेसिफिक थीम्स थी judiciary and the changing world. Now this becomes very important because this is one of the most recognized, most renowned conferences for modern judicial changes, modern judicial world, right? और ये महीना और भी इंपॉर्टेंट है, अभी अगले उसमें आएंगे टॉपिक में तब अपन समझेंगे। थीम समझ में आई क्या? जुडिशरी एंड द चेंजिंग वर्ल्ड। नहीं आई? ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूं। कितने लोगों को आईपीसी सेक्शन 497 पता है? लीगल में पढ़ाया गया होगा। ओके, कोई बात नहीं। सेक्शन 377 ऑफ इंडियन पीनल कोड, ठीक है। चलो जरा समझने की कोशिश करते हैं कि हम क्या बोलने की वो कर रहे हैं ना। जुडिशरी एंड द चेंजिंग वर्ल्ड की जब बात करते हैं तो इस पे आते हैं। सबसे पहले सेक्शन 377 की बात करते हैं। आईपीसी सेक्शन 377 इज एसोसिएटेड विद द अननेचुरल सेक्सुअल एक्ट, जिसमें होमोसेक्सुअलिटी जो थी वो क्रिमिनलाइज थी, राइट? सो बीइंग लेस्बियन एंड गे आप क्रिमिनल होते थे। 2018, राइट? ओके वैमन, वेरी गुड, है ना। 2018 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑलमोस्ट क्या कहना चाहिए 160 ईयर ओल्ड इस पर्टिकुलर लॉ को चेंज किया, राइट? ब्रिटिशर्स के टाइम पे आईपीसी में जोड़ा गया सेक्शन 377 जो होमोसेक्सुअलिटी थी उसको क्रिमिनलाइज करता था। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उस पर्टिकुलर सेक्शन को डिक्रिमिनलाइज किया, ये कहते हुए कि दिस इज नेचुरल, बीइंग होमोसेक्सुअल और बीइंग बाइसेक्सुअल इज अ नेचुरल एक्ट, इसको आप इननेचुरल सेक्सुअल एक्ट में एक्सेप्ट नहीं कर सकते। दिस इज अ मॉडर्न चेंजिंग सोसाइटी। सो क्या हमने अपने एस्टैब्लिश्ड जुडिशियल सिस्टम में, लॉ में मॉडर्न चेंज के साथ, वर्ल्ड के सोशल चेंज के साथ उसमें भी चेंज किए, यस और नो? ठीक है। दूसरा, अब तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बता ही दूं, आईपीसी सेक्शन 497 इज एसोसिएटेड विद अडल्ट्री, राइट? अभी जस्टिस दीपक मिश्रा के टाइम के पहले गोगोई साहब थे, गोगोई साहब के पहले जस्टिस दीपक मिश्रा थे, और आई गेस जस्टिस दीपक मिश्रा जो थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, तो जब वो थे तो मैं उन्हें इंडियन जुडिशियल सिस्टम का धोनी मानता हूँ, राइट? ये जाते जाते इन्होंने 5-6 दिनों में जो धूम मचाई थी, अलग अलग लॉज को, अलग अलग उसको, बहुत मजा आया था इनका। और ये बहुत ही फियरलेस थे, बहुत ही इंडिपेंडेंट थॉट रखते थे, और इनका कहने का तरीका बहुत अच्छा होता था। सो 497 पे पीआईएल लगाई गई थी कि इसको चेंज किया जाए। नाउ 497 बिफोर जस्टिस दीपक मिश्रा वाज लाइक कि अ मैरिड कपल, राइट? दैट मींस कि हस्बैंड वाइफ, इफ वाइफ इज कमिटिंग अडल्ट्री, मतलब his wife is having extramarital affairs with some other person, other male, and वो पकड़ा जाता है, तो वो extramarital affairs में guilty वाइफ नहीं होगी, बल्कि वो पर्सन होगा जिसके साथ वो extramarital affairs कर रही थी,
On the other half, if husband is conducting adultery, that means having extramarital affairs with other female, right? In that case, जो guilty होगा वो female नहीं होगी बल्कि husband होगा. Is this discrimination? राइट. सेकंड थिंग, अच्छा डिस्क्रिमिनेशन के अलावा भी मैं तुम्हें बता दूं, सेकंड पार्ट जो है वो ये कहता है आईपीसी 497 का कि इफ हस्बैंड इज अलाउइंग वाइफ टू कंडक्ट एडल्ट्री, टू हैव अ सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एनी अदर पर्टिकुलर पर्सन विद हिज कंसेंट, कि हाँ वो अलाउ कर रहा है तुम कर सकते हो, देन इट्स ओके. इसमें मेल फीमेल कोई गिल्टी नहीं है. राइट. सो कायदे से जस्टिस दीपक मिश्रा ने सीधे तौर पे बोला दिस इज समथिंग दैट इज डिस्क्रिमिनेटरी, नंबर वन. नंबर टू, दैट होल्ड्स अ मेल्स पोजीशन इन सच अ फैशन कि he is having ownership of that marriage, right? और उन्होंने सीधे तौर पे बोला कि this social particular this modern society is not associated with any discriminatory act. तो उन्होंने 497 आईपीसी को चेंज किया. अब अगर हस्बैंड वाइफ कोई भी एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर करते हैं तो वो जिससे भी कर रहे हैं वो दोनों गिल्टी नहीं होंगे और हस्बैंड एंड वाइफ भी गिल्टी नहीं होंगे. बट दिस पर्टिकुलर एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर कैन बी द बेस फॉर डाइवोर्स, राइट. तो वो जो सोशल चेंज है उसको जब हम जुडिशियल सिस्टम के साथ एसोसिएट करते हैं तो हम कई लॉज में चेंजेस करते हैं. एंड दिस टाइम 2020 कॉन्फ्रेंस इन्होंने मेन स्ट्रीम थीम ही रखी, जुडिशरी एंड द चेंजिंग वर्ल्ड. ये समझ में आया, थीम समझ में आ गई. ओके. हाँ अवंती, यू आर करेक्ट. मतलब मैं बहुत ज्यादा आईपीसी की पर्टिकुलर डेफिनेशन में नहीं जाना चाहता. मतलब मैं आईपीसी या लीगल कंसर्न में नहीं जाता. आई डोंट वांट कि लीगल वाले मेरा सब्जेक्ट पढ़ाएं, तो मैं नहीं चाहता कि मैं लीगल वाले सब्जेक्ट पढ़ाऊं. दैट्स यू नो भाई भाई प्रो कोड्स. ठीक है. चलो पॉइंट पे आते हैं. सो ये थीम क्लियर हुई. नाउ दिस टाइम जो कॉन्फ्रेंस थी उन्होंने कुछ स्पेसिफिक पर्टिकुलर चीजें जो हैं वो ऐड ऑन की जो शायद तुम्हारे लिए बहुत शानदार है. जेंडर जस्टिस, contribute perspectives of protection of constitutional values, right? Dynamic interpretation of the constitution in a changing world, right? Environment protection, sustainable development, right to privacy in the internet age. Now, if you can see all these 5 points, जिस पे 21st से लेके 23rd of February तक discussion हुआ है with supreme judicial leaders, तो क्या तुम्हें ये पांचों के पांचों पॉइंट समझ में आते हैं कि ये बहुत स्पेसिफिक होंगे, बहुत शानदार होंगे? Yes or no? Now, gender justice, I'm not sure. Just give me a minute. मैं तुम्हें अपनी मेरी स्टूडेंट जो है उसका एक रिसर्च पेपर का एक पार्ट मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ. I'll tell you. मैं तुम्हें बताता हूँ. राइट. तो तुम्हें समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, ये लोग क्या बात करना चाहते हैं. इसी से एक पर्टिकुलर एसोसिएट होके उसने ये पूरा रिसर्च पेपर लिखा उस बच्ची, एंड शी रोट वेरी वेल. राइट. ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं ढूंढ लेता हूँ. राइट. उन्होंने उसका जो रिसर्च पेपर का टाइटल था वो था अ बॉल गेम बिटवीन जेंडर न्यूट्रल अप्रोच. राइट. सो उन्होंने ये चीज वो करी थी. एंड इंदिरा जयसिंह, नाम सुना है इनका? कमॉन वकीलों, तुमने इनका नाम सुना होगा. Okay, Indira Jaising is one of the senior advocate, right, in Supreme Court of India, right, and she's also the wife of famous advocate. मैं उनका नाम नहीं लूँगा, right. And there was this one incident when she was having some argument in the courtroom, and the opposition called her the wife of this, and she got offended,
राइट कि उसने कम ऑन सर, मैं यहाँ पे एक इंडिविजुअल एडवोकेट हूँ, मैं किसी की पत्नी अपने घर में होती हूँ, यहाँ पे आप वो चीज नहीं कर सकते, राइट। एंड फ्रॉम दैट टाइम इंदिरा जयसिंह के उस पर्टिकुलर सेक्सिस्ट, जो पर्टिकुलर उनके अगेंस्ट सेक्सिस्ट रिमार्क हुआ था, उसके बाद से जेंडर जस्टिस की, जेंडर न्यूट्रल अप्रोच की बात स्टार्ट हुई। एंड दिस जेंडर जस्टिस वाला जो पार्ट है, उसने ये बात भी डिस्कस की कि नाउ रेप शुड बी न्यूट्रल, जैसा कि पहले 2012 के बाद चेंज किया जा चुका है, वैसे ही द अप्रोच टुवर्ड एवरी क्राइम शुड बी न्यूट्रल, राइट। और जो अप्रोच है वो जेंडर न्यूट्रल चलनी चाहिए। फिर प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज का जो डिग्रेडेशन हुआ है उसके प्रोटेक्शन की बात की गई अच्छे खासे उसमें, राइट। फिर डायनेमिक इंटरप्रिटेशन, जो चेंजिंग वर्ल्ड है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन को अलग अलग तरीके से चेंज करके अलग अलग तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है, उसके से रिलेटेड। और ये सारी चीजें उन्होंने बात की। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट दे हैव टॉक, दैट वाज राइट टू प्राइवेसी इन इंटरनेट एज। फेसबुक वाला केस याद है लास्ट टाइम जब हाउस ऑफ सीनेट्स में मार्क जकरबर्ग को डेटा प्राइवेसी के लिए कुछ बातें बोली गई, ये सुनो, फाइन भी लगाया गया, ठीक। उसके बाद अपन ने बात की थी वो तमिलनाडु हाई कोर्ट एंड अलग अलग पर्टिकुलर हाई कोर्ट्स में जो पीआईएल लगाई गई इंटरनेट जो सोशल मीडिया अकाउंट्स उनको आधार कार्ड से लगाने की। फिर अपन ने रचना खाइरा करके एक जर्नलिस्ट है, उनकी भी बात की थी, जिन्होंने यूआईडी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको आधार के नाम से जानते हो, उनके डेटा अवेलेबिलिटी के लिए बहुत बढ़िया रिपोर्ट लिखी, डेटा की सिक्योरिटी के लिए। फिर उनको जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। यस और नो, याद है? ये सारी चीजें जो हैं अपन ने डिस्कस की थी, एंड दीज ऑल थिंग्स वर डिस्कस्ड अगेन विद दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑल्सो, जो केरला हाई कोर्ट से उठाया गया था, जिसमें उन्होंने बोला था इंटरनेट एक्सेस टू इंटरनेट इज अ बेसिक राइट फॉर ह्यूमन बीइंग, और उन्होंने उसके प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू प्रिवेसी पे बात, राइट। एनीवन राइट टू प्रिवेसी किस आर्टिकल के अंदर फंडामेंटल राइट है? वेरी गुड पाथ, Wyman good, Protha good, Siddesh no. So Article 21 of Indian Constitution, right to life and liberty के अंदर right to privacy is a fundamental right. क्या हमने almost सारे point discuss कर लिए? Yes or no? ठीक है? Now इसमें fact file बड़ी simple है। कहाँ organize हुई, किस city में, थीम क्या थी, थीम के अलावा और क्या क्या चीजें डिस्कस हुई, who was the chairperson and all those things. कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। सो अवंती नहीं बेटा, मैरिज इज लीगल नहीं, राइट। हैव यू सीन दैट सीरीज? 4 more shots प्लीज। नॉट एट, क्लैट के बाद देखना बेटा, उसमें तुम्हें परसेप्शन थोड़ा सा और क्लियर होगा, राइट। एंड वी हैड दिस डिस्कशन, एक डिबेट में मैं भी था जब ये बात बोली गई थी कि इज इट ओके टू डीक्रिमिनलाइज सेक्शन 377 ऑफ इंडियन पीनल कोड। और मेरी तरफ से बड़ा सिंपल परसेप्शन था कि इंडियन सोसाइटी इज स्टिल नॉट रेडी टू एक्सेप्ट होमोसेक्सुअलिटी, राइट। इवन नॉट इवन इंटरकास्ट इंटरकम्युनल मैरिजेस। कई बार हिंदू मुस्लिम जो है शादी करना चाहते हैं तो पहले थाने में बैठ के अपनी पर्सनल प्रोटेक्शन सीख करते हैं, कहीं घर वाले मान नहीं दे, तो क्या सेम सेक्स मैरिजेस एंड सेम सेक्स रिलेशनशिप एक्सेप्टेबल होंगे अभी? So that is something, it will take time. India will still need 50-70 years to accept that particular thing genuinely. ना अभी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में एक्सेप्टेबल है, किसी की फैमिली सपोर्टिंग हो तो ठीक है, नहीं तो नहीं। क्लियर? अवंती, यू गॉट द आंसर? ओके, a lot of changes being needed, बहुत लंबा टाइम है ना, अभी बहुत 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 लंबा टाइम। और इंडिया तो अभी उस पार्ट में आई है जहां सोसाइटी को एक बहुत ड्रास्टिक चेंज मिलना चाहिए, और उसको एक्सेप्ट करने में एक लंबा टाइम है। चलो, 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। कितने लोगों को लॉ कमीशन के बारे में पता है? गुड गुड, जीनियस। ओके, तो मुझे बताओ 21st लॉ कमीशन कब खत्म हुआ?
ओके प्रथा, गुड 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 गुड। ठीक है, जरा लॉ कमीशन के बारे में बात करते हैं। राइट, सो लॉ कमीशन एक्चुअली जो जुडिशियल सिस्टम और लीगल सिस्टम है इंडिया का, इसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट। राइट, हाँ स्टैट्यूटरी इसलिए नहीं स्टैट्यूटरी क्योंकि ये परमानेंट नहीं है ना। मैं अभी तुम्हें समझाता हूँ, ये एक्चुअली लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम का रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। लॉ कमीशन में जो मेंबर्स होते हैं, जो चेयरपर्सन होता है, इन सबके पास स्पेसिफिक ड्यूटी होती है। दे कीप ऑन presenting the reports on current legal situation and social customs, right? जिसके कारण क्या क्या changes, क्या क्या proposals जो हैं वो आने चाहिए। For example, this was 173rd report of Law Commission of India when they suggested that rape should be gender neutral definition and rape की जगह उसे sexual assault जो है वो समझा बोलना चाहिए। Right? The thing is कि modern 2000 society जो थी उसमें there were several kids, male kids and several male adult जो females के through sexual assault का part बने, और ऐसी particular जो reports हैं, FIRs जो हैं वो थानों में बढ़ती रही। Then they in their 173rd or 175th, I still don't remember, I guess 173rd report थी, जब उन्होंने ये बात बोली कि भाई साहब अब नाउ we are in the time जब हमें जेंडर न्यूट्रल पर्टिकुलर रेप की डेफिनेशन होना चाहिए, और उसे भी रेप की जगह सेक्सुअल असॉल्ट जो है वो ज्यादा अच्छे से डिफाइन करेगा। राइट, तो उन्होंने कहा कि इस चीज को अब चेंज करने की जरूरत है। सो जब उन्होंने ऐसी बातें रखी तब उसके बाद वो बातें जो है वो चालू हुई हैं। अल्टीमेटली 2012 आफ्टर निर्भया केस उसको और ज्यादा पीक पे चेंजेस किए गए, है ना। सो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर काइंड ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट ऑफ लीगल सिस्टम ऑफ इंडिया, और उनके जो प्रपोज्ड चेंजेस हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं। दूसरा पॉइंट, इनकी स्टार्टिंग और इनको लास्ट 2 सालों में जो इनके साथ चीजें हुई वो थोड़ा सा क्रिटिकल है। 1955 जेंडर न्यूट्रल का मतलब होता है अवंती कि हम किसी एक स्पेसिफिक जेंडर को टारगेट ना करते हुए करें। राइट, क्योंकि पहले जो रेप की डेफिनेशन थी वो अगेंस्ट मेल फीमेल के लिए थी, अब ऐसा नहीं। अब वो सीधे तौर पे सेक्सुअल असॉल्ट इन ऑन एनी पर्सन हो जाता है, नॉट ओनली ऑन फीमेल। गेटिंग? उसको हम बायस्ड नहीं कर सकते अब। एंड दिस इज गुड पार्ट, एक्चुअली दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ लॉ कमीशन कि उनकी रिपोर्ट्स बहुत जेन्युइन होती हैं, बहुत कम टाइम सुनी जाती है, बट जब सुनी जाती है तो चेंजेस अच्छे होते हैं। ओके, सो 1955 इंडिया का पहला लॉ कमीशन स्टार्ट हुआ and the chairperson was MC Setalwad, I guess. Right, MC Setalwad becomes the first chairperson of Law Commission that started in 1955 with the independent India. Right, during British era it was Charter Act 1833, right, जब उन्होंने ये बात की थी कि we must have law commission so that we can have a different changes and law में research and development. Lord Macaulay जो थे उन्होंने पहले बार चेयर किया था। So starting from that time chairperson law commission established था। 1955 independent India का पहला था। Now ये law commission continue चलता रहा without any break, any change break, right? But 2018 अगस्त में जो 21st law commission है, right? 21st लॉ कमीशन जो है वो स्टार्ट हुआ नहीं, एंड हुआ, और उसके बाद 2018 से 2019 अगस्त आ गया, 2019 से अपन किस में आ गया, 2020 में आ गया। फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट 2 years continuously we are lacking of law commission. That means we are lacking of that institution which are the research and development unit of legal system. So कई लोगों ने इस चीज को लेके क्रिटिसाइज भी किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कि यू आर नॉट इवन केपेबल टू एस्टैब्लिश अ सिंपल कमीशन फॉर लीगल डेवलपमेंट। तो फाइनली फरवरी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, उन्होंने नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी के फॉर्म पे, राइट, 22nd लॉ कमीशन जो है उसको प्रपोज कर दिया, जो कमिंग टाइम में एस्टैब्लिश
हो जाएगा। Who was the chairperson of 20th Law Commission? Yes, 20th. AP Shah. Yes, AP Shah. बलदेव सिंह तो अभी थे। AP Shah, 20th लॉ कमीशन ने एक्चुअली जस्ट द थिंग इज कि 21st लॉ कमीशन को रोकने के पीछे गवर्नमेंट का एक डीके जैन बाद में हुए, अथर्व डीके जैन बाद में आए, जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो AP शाह थे, जस्टिस AP शाह। उन्होंने क्या किया 20th लॉ कमीशन के टाइम पे, उन्होंने कुछ एक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन लॉ कमीशन के लिए रखे हुए थे कुछ, राइट। जैसे उन्होंने बोला कि स्टैट्यूटरी बॉडी की जगह क्या होना चाहिए, सीधे तौर पे एक परमानेंट कमीशन होना चाहिए, लाइक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राइट, सो दैट जो पर्टिकुलर हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला पार्ट है वो कभी ना रुके। वी मस्ट हैव सर्टेन क्राइटेरिया टू चूज मेंबर्स जिनके पास वो नेक्स्ट लेवल जो जुडिशियल नॉलेज होता है, जो उनके पास लीगल कंसेंट है वो क्लियर हो। थर्ड, वी मस्ट क्रिएट अ पैरेलल थिंक टैंक यूनिट, राइट, which is going to be the one जो सोशल रिसर्च करेगी, और हम उसे लीगल पार्ट से जोड़ के देखेंगे किस तरीके से उसमें मेजर चेंजेस लाने हैं, राइट। ये AP शाह की जो पर्टिकुलर वो थी, ये रिकमेंडेशन थे, राइट, और ये रिकमेंडेशन उसी लेवल पे थे। और उसके बाद 21st लॉ कमीशन जो है उसको ब्रेक कर दिया गया, राइट, और ब्रेक करने के बाद अभी वापस 22nd लॉ कमीशन की हुई है, जिसको अब स्टैब्लिश किया जाएगा। डिड यू गेट द एंटायर आइडिया ऑफ लॉ कमीशन? एंड गवर्नमेंट की तरफ से, लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से शायद ये स्टेटमेंट भी आया है कि AP शाह के जो रिकमेंडेशन है, राइट, उसको भी क्या करना चाहिए, एप्लीकेबल करना चाहिए। तो हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो उसको क्या करे, अप्लाई भी कर दे, उसके जो भी पर्टिकुलर रिकमेंडेशन है इफेक्ट में ला दे, राइट। ओके, क्वेश्चन एरियाज बताने की जरूरत है। 21st लॉ कमीशन कब खत्म हुआ, हु वाज द चेयरपर्सन? 20th लॉ कमीशन AP शाह के रिकमेंडेशन, फर्स्ट लॉ कमीशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया एंड ब्रिटिश एरा, राइट। एंड एक क्वेश्चन मैं तुम पे छोड़ रहा हूं कि लॉ कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में? ठीक है, एनी डाउट्स? नोप, वेरी गुड। ये अवंती का नोप बड़ा स्टाइल से आता है, नोप, ये ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इंडिया श्रीलंका। Okay, at the invitation of Indian Prime Minister Mr. Narendra Modi, Sri Lankan Prime Minister Mahinda Rajapaksa visited India. ठीक, आओ, कहाँ गए? काशी विश्वनाथ, बोध गया, तिरुपति, राइट। हाँ प्रज्वल, चार्टर एक्ट 1833 क्या बोलना चाह रहे हो? थोड़ा डिटेल में बताओ, तुम्हें क्या समझना है? ओके प्रज्वल, ऊपर तुमने मैसेज डाला था 1833 एक्ट, कुछ सा नहीं समझा। ओके, तुम्हें एक बार और रिपीट कर देता हूँ, याद करो अपन ने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी हुई है। 1858 के बाद ब्रिटिश एम्पायर रूल बनाता था, राइट। सो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए होता था या इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट होता था, ये दूसरी चीजें होती थी। 1858 के पहले जो ओवरऑल इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एडमिनिस्ट्रेशन था वो चलाती थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सीधे तौर पे ये वो ऑथराइज कंपनी थी फ्रॉम ब्रिटिश एम्पायर, जो इंडिया के
बिजनेस पे इंडिया का कॉलोनाइजेशन कंट्रोल रखती थी, राइट। तो जो उनके एक्ट होते थे वो भी ऐसे होते थे जहां पे डिस्टरबेंस मिनिमम हो, जो उनके हिसाब से हो। नाउ 1829 रिमेंबर सती सिस्टम खत्म किया जा चुका था, उसे क्रिमिनल एक्ट भी बताया गया था, इलीगल बताया गया था। सो ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो उस टाइम पे 1833 के पहले ना बहुत सारे सोशल चेंजेस जो हैं वो प्रपोज किए जा चुके थे। ब्रिटिशर्स ने भी उन्हें एक्सेप्ट कर लिया था एक्चुअली। सो व्हाट हैपेंड, उन्होंने जब एक्सेप्ट कर लिया था तब उन्होंने इस इंडियन सोशल सिस्टम और लीगल सिस्टम को ऐड ऑन करने की बात की। तो उन्होंने उस लॉ कमीशन की बात की जहां रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो सकता है, राइट। 33 में आया था, 34 से फर्स्ट लॉ कमीशन आई गेस स्टैब्लिश हो भी गया था। एनी डाउट्स? Actual constitutional but not statutory, not permanent actually. ठीक है। इंडिया श्रीलंका, ये विजिट थी। विजिट के सारे पॉइंट तुम्हें होने चाहिए। कुछ स्पेसिफिक इको सोशियो टाइप्स आए हैं जिसमें जो श्रीलंकन तमिल्स हैं उनके इश्यूज थे। अपन ने जब सीएए डिस्कस किया था तब मैंने बात की थी कि श्रीलंकन तमिल्स को किस तरीके से वापस श्रीलंका में करके स्टैब्लिश किया जा चुका है, राइट। सो उनसे रिलेटेड इश्यूज थे। कुछ पैसिफिक इंडियन ओशन जो है उससे रिलेटेड इश्यूज थे, उन सारी चीजों पे बात हुई, राइट। एंड बहुत सिंपल फंडा था ये, जो भी जैसा भी चल रहा था इसमें कोई खास वो नहीं है। ये विजिट कंपलसरी इसलिए थी क्योंकि जो चाइनीज क्या कहना चाहिए डोमिनेंस इन इंडियन ओशन एंड श्रीलंकन कंसर्न में है उसके हिसाब से ये बहुत जरूरी है, राइट। अभी ब्लू डॉट नेटवर्क आई गेस थोड़ा टाइम लगेगा, वी आर हैविंग अ बिट लेस टाइम। ठीक है, कोई बात नहीं। सो ये विजिट जो है वो उस हिसाब से भी इंपॉर्टेंट थी बिकॉज बीटी एन जो है ब्लू डॉट नेटवर्क जो है उसमें भी इंडिया एक बहुत एक्टिव बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रहा है। अभी आएंगे अपन उसमें तब अपन समझ लेंगे, ठीक। नाउ उसके बाद ये आ जाते हैं, ये हमारा लास्ट है जो आज का डिस्कशन पॉइंट है, राइट। एंड दैट इज व्हाट कोरोना वायरस disease now named as COVID-19. Anyone, what is the full form of COVID-19? It's a very critical question actually. बेटा नाम लिखा हुआ है बगल में, दैट इज कोरोना वायरस डिजीज 2019, है ना। नाउ थोड़ा सा मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये क्या कहानी है। कोरोना इज वन ऑफ द फैमिली ऑफ वायरसेस, है ना। साइंस वाला कौन कौन है अपनी क्लास में? बायो वाला, बायोलॉजी वाला? कम ऑन जल्दी बताओ। इट्स ऑल्सो अ गुड आंसर, नॉट मी। अपना नहीं, अपने से मत पूछना, अपन जानते ही नहीं है। चलो, बायो वाला कोई नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बता दूं। वायरसेस जो होते हैं ये लिविंग और डेड दोनों कैटेगरी में नहीं आते। वायरसेस आर माइक्रोब्स विद डीएनए आरएनए, मतलब वायरसेस की अपनी एक जेनेटिक फैमिली होती है। वायरसेस में प्रोटीन होते हैं, राइट। बट वो जिंदा या मरे हुए नहीं होते, वो अलाइव और डेड में नहीं होते। ये उन दोनों की बीच की कड़ी होते हैं चेन। सो व्हाट हैपेंड, viruses are present all around the environment and inside the human body, but if we are giving them suitable environment तो वो डीएनए आरएनए और जिसका प्रोटीन है वो लिविंग पर्टिकुलर सिस्टम में बदल जाता है। और अगर हमने उन्हें सूटेबल एनवायरनमेंट नहीं दिया तो वो वैसे ही पड़े रहते हैं विद डीएनए आरएनए विदाउट एनी एक्टिवेशन। दिस इज द वायरस एक्चुअली, राइट। फॉर एग्जांपल वायरल डिजीजेस का नाम सुना है? वायरल होता है ना, वायरल नॉर्मल हो जाता है, छू छू बुखार, हाँ सर वायरल, मेरे को लग रहा वायरल हो गया, डॉक्टर के पास गए उसने दवाई दी। वो क्यों होता है? जब हमारी बॉडी में या एनवायरनमेंट में सडन चेंजेस आते हैं, यस और नो?
राइट तो जो सडन चेंजेस होते हैं उसके हिसाब से बॉडी जो है वो कोऑपरेट कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती, दैट इज व्हाई वो सडन चेंजेस लीड होते हैं किसमें, वायरसेस के एक्टिवेशन पे जो उस एनवायरनमेंट में फ्रेंडली कंडीशन दे देते हैं। एंड दिस इज व्हाट हैपेंड, कोरोना इज वन ऑफ द फैमिली ऑफ वायरस। अच्छा ये आज का नहीं है, कोरोना वायरस की जो फैमिली है, कोरोना फैमिली ऑफ वायरसेस जो है उसके बारे में लोगों को नॉलेज ऑलमोस्ट 70 इयर्स पहले से है। बट दिस 2019 थ्रेड, उस फैमिली का जो ये थ्रेड है, ये 2019 में एक्टिवेट हुआ, राइट और इन्होंने जो भी पर्टिकुलर रिस्पिरेटरी सिस्टम है, जो भी ऑक्सीजन कंटेनिंग कैपेसिटी है ऑफ लंग्स, इन सारी चीजों को क्या करना चालू किया, डैमेज करना चालू किया। चाइना का एरिया का नाम बताओ, स्टेट का नाम बताओ जहां से स्टार्ट हुआ। वन, यस और नो? सो वन प्रोविनेंस से ये स्टार्ट होता, वन इज वन ऑफ दी क्या कहना चाहिए, hub for seafood as well as viral research, right? So there are lots of questions जो अभी answerable हैं, आंसर करने के लिए बचे हुए हैं। The only thing is the first reported case of COVID-19 जो अभी नाम दिया गया जिसको फरवरी में, that was in Wuhan 2019 31st December। फरवरी आते आते वो ऑलमोस्ट 30 कंट्रीज में पहुंच चुका था एंड फाइनली WHO ने उसको एक नया नाम दिया एंड उसे इमरजेंसी लाइक सिचुएशन में डील करने की बात की थी। एंड फरवरी के बाद जो चीजें हो रही हैं वो तो हमारे न्यूज चैनल वाले चिल्ला चिल्ला के बता ही रहे हैं, राइट वो तो तुम सुन ही रहे हो, उसमें कोई दो राय ही नहीं है, लेकिन उसका जो मेन मेजर एस्पेक्ट है वो यही है। डिड यू गेट द एक्सप्लेनेशन, द डिस्क्रिप्शन ऑफ वायरल एंड क्या कहते हैं वायरस, एंड वायरस के एक्टिवेशन का जो पर्टिकुलर फॉर्म है वो समझ में आया, राइट? फॉर एग्जांपल जैसे जब हम HIV की बात करते हैं ना, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, तो देयर आर सेवरल केसेस जिसमें एक बंदा HIV इन्फेक्टेड हो जाता है बट दैट पर्सन इज लिविंग अ वेरी गुड हेल्दी लाइफ, लो स्ट्रेस, गुड फूड, गुड एक्सरसाइज, गुड स्लीप, तो उस पर्टिकुलर वायरस को उस बॉडी का इम्यून सिस्टम कभी एक्टिवेट होने ही नहीं देता। अगर हम वायरस को सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे तब वो एक्टिवेट होता है। तो अगर वो इम्यून सिस्टम डैमेज ही नहीं है तो वायरस एक्टिवेट नहीं हो पाता है। आफ्टर डेथ जब पोस्टमार्टम वगैरह होती तब पता चलता है इस बंदे को तो HIV भी था। तो इफ वी आर लिविंग गुड लाइफ, इफ वी आर लिविंग गुड लाइफ, गुड स्लीप, गुड फूड, गुड एक्सरसाइज, गुड वर्क, तो हमें वायरसेस के अगेंस्ट इम्यूनिटी अपने आप मिल जाती है। क्लियर हो रहा है? एंड देयर इज दिस क्वेश्चन फ्रॉम अवंती, इज COVID-19 इज नेचुरल और मेड बाय चाइना इन लैब? कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जिनके आंसर्स अभी भी नहीं है। ये एक बहुत लंबी चौड़ी न्यूज चल रही है कि चाइना से स्टार्ट हुआ, चाइना इज हैविंग ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन, लेकिन सडनली चाइना ने सब कंट्रोल भी कर लिया और अब बहुत ही कम नंबर ऑफ केसेस आ रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं था कि चाइना ने बनाया, बनाने के बाद सारी कंट्रीज में फैलाया और अपने यहाँ जो उसकी दवाई उसको बना के कंट्रोल कर लिया एंड अब वो सारी पर्टिकुलर दुनिया में इकोनॉमिक डोमिनेशन दिखा रहा है, जैसे इंडिया में भी दिखा। कमिंग के करंट अफेयर्स के मंथ में हम पढ़ेंगे किस तरीके से चाइनीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को फिल्ट्रेशन करने का काम किया गया है, वो समझेंगे। फ्रॉम बीइंग माय साइड फॉर नाउ, अभी 2 दिन पहले WHO की जो टीम है वो चाइना वुहान प्रोविंस में जा चुकी है। वो रिसर्च करेगी, बात करेगी कि ये थ्रेड कहाँ से जनरेट हुआ। अगेन थ्रेड नहीं, थ्रेड, वो जो वायरस फैमिली की थ्रेड है उसकी ओरिजिन की बात करेगी, रिसर्च करेगी एंड उसके बाद इस चीजें आएंगी। Atharv, again I'm saying the family of virus known as corona is known for 70 years, not only China, for the entire world, but the thread COVID-19 is recent, क्योंकि कोरोना फैमिली की बाकी वायरसेस के अगेंस्ट हमारे पास इम्यूनिटी है, हमारे पास क्या है, दवाइयां हैं उनको रोकने के लिए। ये नई थ्रेड है एक्चुअली। डिड यू गेट माय पॉइंट कि उसका मतलब क्या है कोरोना को जानने का? इट्स लाइक फैमिली ट्री। Ishita, if it is true that China is having vaccine, it is not providing, that clearly means Chinese conspired against the entire world, right? But if they are not having vaccination and we are into the vaccination, then what? तो अगर उसके पास वैक्सीन होगी तो नहीं दे रहा है, तो उसका सीधा मतलब उसने पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी की।
और अगर दे देता है तो दैट इज ओके। यस अवंती, इट्स अ फैक्ट। यू हैव, अच्छा अवंती का क्वेश्चन सुन ले, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन जो कि तुम्हें शायद अवेयरनेस के लिए जानना चाहिए, राइट? अवंती क्वेश्चन है, कैन वी डेवलप आवर इम्यून सिस्टम अगेंस्ट कोविड-19 इन नियर फ्यूचर? यस, हैव यू हर्ड दैट टर्म हर्ड इम्यूनिटी? सुना है ना, राइट? यस, दिस इज व्हाट हैपेंड एक्चुअली इंडिया में। इंडियन जो पर्टिकुलर पॉपुलेशन है उसकी इम्यूनिटी ऑलरेडी अच्छी है। हम सर्दी खांसी में दवाई नहीं लेते तब भी ठीक हो जाता है। और क्यों अमेरिका, इटली एंड ब्रिटेन जैसी कंट्रीज जो है सबसे ज्यादा परेशान है, ये हेल्थ सर्विसेज में सबसे टॉप पे हैं। इटली इज आई गेस रैंक 1 इन ओवरऑल हेल्थ इंडेक्स एंड हेल्थ सर्विसेज। तो इनको छोटी छोटी चीजों पे मेडिसिन एंड हेल्थ जो पर्टिकुलर सपोर्ट है वो मिल जाता है। तो वो जो बॉडी है उसका जो एक नेचुरल प्रोसेस होता है इवोल्यूशन का, एडॉप्टेशन का, इम्यूनिटी जनरेट करने का, वो उन पे नहीं। तो दैट इज व्हाई वो इतनी ज्यादा क्या है, डैमेज है, इतनी ज्यादा फिटेलिटी कैजुअलिटीज हैं। ऑन द अदर हाफ इंडिया में, if this is like आज का जो रिपोर्ट मैंने पढ़ा सुबह सुबह, that was like 40,000 प्लस केसेस जो है दिन भर में आए हैं, एंड नियर बाय 11 लाख में 7 लाख ऑलरेडी डिस्चार्ज हो चुके हैं। I know my friend, she's from NLU Odisha, she's a legal faculty and she's very good. She got tested positive for COVID-19 last Wednesday, last Wednesday है ना, ये वाला Wednesday नहीं। And she got discharged Thursday को test हुआ, she got positive and she got discharged by Sunday नहीं Friday, right? Within a week she was discharged and within a week उसके 2 बार टेस्ट किए कोविड-19 के, दोनों बार नेगेटिव थे। एंड उसकी मम्मी एंड दीदी, छोटी बहन एंड मम्मी तो बुजुर्ग हैं, उसके अप्रोक्सीमेट 50 इयर्स की हैं, वो भी संडे को डिस्चार्ज हो गए, राइट? सो इंडिया में वो हर्ड इम्यूनिटी का केस शायद स्ट्रॉन्ग है, वो चीजें डेवलप हो जाएंगी। ऑन दी अदर हाफ जो है, वो जो अदर वर्ल्ड्स कंट्री हैं जहाँ पे हेल्थ सर्विसेज ज्यादा आसानी से अवेलेबल होती हैं, उनको इतने ज्यादा बने, राइट? इंडियंस आर नॉट फ्रेजाइल, दैट्स अ फैक्ट। हमने बहुत सारी चीजें झेली हुई हैं, तो ये भी सही। Okay, एकता का क्वेश्चन है, why WHO lied about COVID-19 that is spreadable virus? चाइना को कोई क्वेश्चन था? बेटा ध्यान रखो, WHO फिलहाल बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है चाइना और यूएस के बीच में। यूएस की खुन्नस इसलिए है क्योंकि यूएस में सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज हैं, सबसे ज्यादा नंबर्स हैं कोविड के, और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इलेक्शन झेलने वाली है कमिंग दिस ईयर। चाइना की तरफ से प्रेशर है नहीं है, ये सारी चीजें जो है वो अलग कहानी है। अपन कमिंग टाइम पे जो कमिंग मंथ्स के करंट अफेयर्स होंगे तो सीरीज ऑफ 2-3 इवेंट्स ऐसे हैं जो तुम्हें ज्यादा क्लियर पिक्चर समझा पाएंगे, अभी मुझे बताने में 1 घंटे लग जाएंगे, राइट? ओके अवंती, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, our lack in health services is what is saving us? No, not in lack of health services बल्कि lack of awareness। हम इतनी ज्यादा अवेयर नहीं है कि हम जब बीमार होते हैं ना, हम डॉक्टर के पास जाने से बेहतर समझते हैं कि हम मेडिकल स्टोर वाले से ही पूछ के दवाई खा लें। यस और नो? करते नहीं करते? और हमें पता होता है कि नॉर्मल लूज मोशन हो, सर्दी हो, खांसी हो, नॉर्मल फीवर हो तो हम ये दवाई खा लेंगे। वो फर्स्ट जो डॉक्टर कंसल्टेंसी है ना, वो अमेरिका जैसी कंट्रीज में है। तो कई बार ऐसा होता है कि नॉर्मल पर्टिकुलर जो वायरस बैक्टीरिया है, हमारे वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो काफी अच्छे से फाइट करके उनकी इम्यूनिटी डेवलप कर लेते हैं। क्लियर हो रहा है? एंड हर्ड इम्यूनिटी अच्छी है, दैट्स व्हाई प्रॉब्लम नहीं है। होप फॉर द बेस्ट, जल्दी चीजें खत्म हो, ऑफलाइन क्लासेस चालू हो, राइट? ऑनलाइन क्लासेस में बिना शक्ल देखे कंप्यूटर को पढ़ाना थोड़ा सा ऑकवर्ड होता है, राइट? क्लियर है? ओके, सो कोविड-19 वायरस का कॉन्सेप्ट एंड कोरोना फैमिली एंड WHO का एस्पेक्ट, ये सब क्लियर है? पक्का बताओ। सो नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें अपन बात करेंगे सोलर ऑर्बिटर, डिफेंस एक्सपो, ब्लू डॉट नेटवर्क, ब्रेक्सिट, राइट? एंड फिर अल्टीमेटली हमें पता चलेगा, अच्छा इसके दौरान जो कमिंग, इसको खत्म होने के बाद ना हम मार्च का भी जो करंट अफेयर्स है वो डिस्कस करना चालू कर देंगे उसी के साथ। सो बी प्रिपेयर्ड, तब तक घर में रहें, है ना? खूब सारी पढ़ाई करें, क्लैट पास में है भाई मन। अभी तो फरवरी में कोविड को नाम मिला है, मार्च में वो पेंडेमिक और एपिडेमिक जो है वो उसमें आई है डिक्लेरेशन में, मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा।
घर में रहें, खूब सारी पढ़ाई करें, मजे करें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हैव अ ग्रेट डे अहेड।